Hello everyone. I'm going to start with chapter 6, Major Landforms of the Earth. I hope you are clear with chapter 5, and if you have any problem you can ask me in the comment section. Okay, so let's start with our new chapter, that is Major Landforms of the Earth. Okay. Do you know what are the landforms, or how can we describe landforms? Okay. So landforms are मतलब हमारे अर्थ पे कितने तरह के लैंड के फॉर्म्स अवेलेबल हैं या हमें मिल जाते हैं। जैसे ऐसा तो है हमें हर जगह सिर्फ पानी 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 या सिर्फ एक ही जगह पे हमें सिर्फ लैंड मिल रही है, या हम जा रहे हैं तो एक ही जगह पे हम माउंटेन्स देख रहे हैं, हिल्स देख रहे हैं, प्लेटोस देख रहे हैं। ऐसा तो होता है हर जगह हर तरह की लैंडफॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम जाते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ राजस्थान की, बिकॉज आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान। सो मैंने यहाँ पे माउंटेन्स देखे हैं, मैंने यहाँ पे प्लेटोस देखे हैं, मैंने यहाँ पे हिल्स देखी है, मैंने यहाँ पे पानी देखा है, लेक्स देखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिवर्स देखी है। ओके, सो मैं ये मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कहीं पे भी जाऊंगी ना, मुझे हर तरह की लैंडफॉर्म मिल जाएगी अर्थ पे। ठीक है, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन अर्थ, तो मुझे सब तरह की लैंडफॉर्म जो है मिलेंगी। तो जो चीज़ें हैं इस चैप्टर में आप समझने वाले हैं, और वी आर गोइंग टू read our introduction, mountains, plateaus, plains, landforms, and the people. Basically, this chapter is very easy, and I don't think कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको समझने के लिए, बिकॉज वेरी बेसिक थिंग्स आर गिवन इन दिस चैप्टर। माउंटेन्स, प्लेटोस, प्लेन्स, मतलब आप जो अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं ना, आपको जो पता है ना माउंटेन्स के बारे में, बस आपको वही समझना है और वही बोलना है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। अर्थ हैज इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थ पे इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, सेम सम आर रॉक्ड एंड सम आर फ्लैट, कुछ उभरे हुए हैं और कुछ फ्लैट है। लैंडफॉर्म जो है वो दो प्रोसेस से बनते हैं। फर्स्ट है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। नाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल? अगर आपको इन दोनों का मतलब पता होगा तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, ठीक है, इन और एक्स। ठीक है, तो इंटरनल प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर कुछ प्लेट्स होती है या कुछ मूवमेंट होता है प्लेट्स का। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, या तो अर्थ अपलिफ्ट होता है या अर्थ सिंक होता जाता है। ठीक है, फिर आते हैं, हम बात करते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। इट इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर दो प्रोसेस आ जाते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब अर्थ के बाहर क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, क्या वो चीजें जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस है इरोजन। वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। मतलब कोई विंड या पानी अपने साथ जब चीजों को बहा के लेके चल जाती है, इरोड करती हुई लेके जाती है, उसको हम कहते हैं इरोजन। और डिपोजिशन, अब कहीं से इरोजन करा है रिवर ने या विंड ने, तो कहीं ना कहीं जाके तो उसको डिपॉजिट करेगी। डिपोजिशन मतलब आप आधा वर्ड पढ़िए इसको, सिर्फ डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कहीं पे जाके जमा करना। ठीक है, तो ये सब चीजें जहाँ पे भी विंड जैसे अपने साथ कंकड़ लेके आई, ठीक है, कंकड़ लेके आई या डेड बॉडीज के वो हड्डियां वगैरह लेके आई, ठीक है, कहीं पे भी जाके क्या करेंगे, कहीं पे डिपॉजिट कर देगी उसको। तो उसके कारण क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होता जाएगा चीजों का। ठीक है, तो उसी को ही डिपोजिशन कहते हैं। रीबिल्ड होना, जैसे कहीं आपने देखा होगा कि कहीं पे काफी कंस्ट्रक्शन वर्क जहाँ पे चलता है, तो जो लेबर होता है वो सीमेंट या बजरी जो भी होता है, मिट्टी वगैरह जो भी होता है, वो ला के एक जगह इकट्ठी करता है। तो क्या होता है, वो जो सीमेंट या वगैरह उसने जो भी डाली है किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो वो क्या होगी, अपलिफ्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को ही इरोजन और डिपोजिशन का वो जो प्रोसेस है, आप उस चीज से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेटोस। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माउंटेन्स। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, माउंटेन्स कितने सुंदर होंगे। पढ़ने में भी क्या पता सुंदर हो या ना हो। ओके, जोक्स अपार्ट, माउंटेन्स हम सबने देखा है। ठीक है, हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते हैं तो हमने माउंटेन्स देखे हैं, कितने सुंदर सुंदर माउंटेन्स होते हैं, इवन कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, आसमान से भी, मतलब बादलों को भी, वो कुछ माउंटेन्स होते हैं जो बादलों को भी छूते हैं। ठीक है, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं करूंगी, इसमें पूरे वर्ल्ड की बात करूंगी। अगर हम नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के अंदर जाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत माउंटेन चेन्स जो है हमें देखने को मिल जाती है। यूरोप के अंदर हम आते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सुंदर सुंदर हमें माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर जो माउंटेन्स होते हैं
वहाँ का हमें क्लाइमेट कितना ठंडा मिलता है। कोई मुझे बता सकता है वहाँ का क्लाइमेट ठंडा क्यों होता है? वहाँ का क्लाइमेट ठंडा इसलिए होता है क्योंकि जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं ना वैसे-वैसे टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होता जाता है। इसलिए क्योंकि अब माउंटेन्स क्या है, हाइट पे हैं, तो हम जैसे-जैसे ऊपर जा रहे हैं ना वहाँ का जो क्लाइमेट है ना कम होता जा रहा है। टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, मतलब ठंड बढ़ती जा रही है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ माउंटेन। नेचुरल एलिवेशन है ये अर्थ सरफेस का। अभी इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस, इन दोनों प्रोसेस से बनके माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। दे आर हायर देन सराउंडिंग एरिया। जो हमारा सराउंडिंग एरिया होता है उससे बहुत बड़े होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। ये मैंने आपको अभी समझाया था। सम माउंटेन्स आर ऑल्सो अंडर सीज। अगर हम माउंटेन्स अर्थ के ऊपर देख रहे हैं तो अर्थ के नीचे भी तो माउंटेन्स होंगी ना कहीं से तो वो निकल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी जमीन से ही निकलने शुरू हो गए, नहीं। जो माउंटेन्स होते हैं या प्लेटोस प्लेन्स जो भी होते हैं ना ये हमारी अर्थ के अंदर से निकलते हैं, ठीक है। तो ये माउंटेन्स जो हैं सरफेस पे भी होते हैं, अंडर सीज भी होते हैं। और जो माउंटेन्स होते हैं वो उनको हम ओल्ड या यंग के अंदर भी कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। माउंटेन्स आर वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। जो माउंटेन्स होते हैं वो अलग अलग शेप के और हाइट के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 8,000, अगर माउंटेन्स की हाइट जो है हमें एक जगह 8,000 मिल रही है तो सब जगह 8,000 ही मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब जगह माउंटेन की जो हाइट और शेप होते हैं वो अलग अलग होती है। फिर हम बात करते हैं ग्लेशियर्स। सम माउंटेन्स आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स और आइस। कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो परमानेंटली आइस से ढके हुए होते हैं, उनको ग्लेशियर्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं रेंज की। पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन इज नोन एज रेंजेस। मतलब वो रेंज माउंटेन की वो एक चेन या एक लाइन के अंदर जो एक लाइन के अंदर जो माउंटेन चलता है उसको हम रेंज कहते हैं, पैरेलल रेंज। अब कुछ एग्जांपल्स हैं माउंटेन्स के। एंडीज, एल्प्स आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। बेसिकली दे आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फोल्ड माउंटेन से। फोल्ड माउंटेन मतलब किसी चीज को फोल्ड करते हुए बने, जैसे मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग के अंदर। इंटरनल प्रोसेस, ये दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेस। कुछ प्लेट्स जो है वो मूव करती है, तो जो प्लेट्स है ना वो दो तरह से मूव करती है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर और एक सेम डायरेक्शन के अंदर। तो फोल्ड माउंटेन है जब प्लेट्स जो है ना एक ही तरफ मूव कर रही है दोनों, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख के समझिए कि एक देखिए, एक साइड से लेफ्ट साइड से भी प्रेशर और और राइट साइड से प्रेशर जो है वो सेंटर एक दूसरे की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, सेंटर पार्ट का जो है ना अपलिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको ही फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। जैसे अरावली रेंज है इंडिया की, वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज मानी गई है, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, ओके। और ये जो एंडीज, एल्प्स, ये सब माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स के ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओके। आई होप यू आर क्लियर विथ फोल्ड माउंटेन्स। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स की। सो fold mountains are block mountains are also known as fold mountains, okay. Then block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. मतलब फोल्ड, इनको फॉल्ट माउंटेन भी कहते हैं। मतलब जो प्रेशर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जब प्रेशर लगता है तो क्या होता है, बीच का जो पार्ट होता है ना, सेंटर पार्ट जो होता है ना, वो उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। तो क्रैक्स आने की वजह से क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो तो नीचे चला जाता है, और दोनों साइड जो है ना लेफ्ट और राइट वाले साइड वो अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो नीचे धंस जाता है ना उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रैबन। और जो ऊपर उठ जाता है उस पार्ट को हम कहते हैं हॉस्ट, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ रिफ्ट वैलीज। जैसे हमारे इंडिया के अंदर है ना नर्मदा रिफ्ट वैली, जो साबरमती रेंज और नर्मदा जो रिवर है, इन दोनों के बीच में, मतलब जब प्रेशर जो है इन दोनों के ऑपोजिट में लगा और जो नर्मदा रिफ्ट वैली है वो नीचे धंस गई, ठीक है, वैलीज बना दी उसने, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, Rhine Valley and Vosges Mountain in Europe are example of such mountain system, ठीक है। फिर हम बात करते हैं volcanic mountains. Volcanic mountains are basically mountains formed due to volcanic activity, okay. वॉल्केनिक माउंटेन्स को समझने से पहले हमें आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि वॉल्केनो क्या होता है, कि वॉल्केनो जो है वो कैसे क्रिएट होता है, ठीक है।
जो अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब हीट बढ़ जाती है ना, जो मैग्मा फिर बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। अब वो लावा है ना, कैसा भी आ सकता है, उसके साथ आग, सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसके साथ मिनरल्स, कोल और काफ़ी सारे जो नेचुरल गैसेस वगैरह जो होती है वो अपने साथ लेके आती है। तो जब कंटिन्यूस जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस होते जाएंगे ना, वहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते जाएंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर द एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन्स। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजफुलनेस और हाउ माउंटेन्स हेल्प टू अस। माउंटेन जो है, सबसे पहले तो यहाँ पे रिजर्वायर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इरिगेशन होता है वो जितना भी इरिगेशन होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होता है, क्योंकि माउंटेन्स पे पानी सबसे ज़्यादा हमें मिलता है। ठीक है, फिर रिवर वैलीज जो है, और रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। रिवर वैलीज और टेरेस फार्मिंग जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, माउंटेन जो है काफ़ी यहाँ पे हमें फ्लोरा एंड फ्योना मिल जाती है। ठीक है, फिर ये टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है। अगर टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा तो उसके साथ क्या होंगी, काफ़ी स्पोर्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जैसे पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब बढ़ेंगे। तो ये सब क्या करेंगे, हमारी इकोनॉमी के अंदर हेल्प करेगी, हमें इकोनॉमी डेवलप करेगी हमारी सब चीज़ों की। ठीक है, तो ऐसे जो माउंटेन्स हैं हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आई होप यू आर क्लियर विथ माउंटेन्स एंड इट्स टाइप। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्लेटोज। प्लेटोज आर वेरी वी कैन से ऑपोजिट ऑफ माउंटेन्स। जैसे माउंटेन्स की जो पीक होती है वो निडल लाइक होती है, यहाँ पे बस इसकी जो पीक होती है, यहाँ पे कोई पीक नहीं होती है, इसका जो टॉप होता है वो एक टेबल लाइक होता है। जैसे आप इस इमेज में देख के आप समझ सकते हैं कि प्लेटोज कैसे होता है। ठीक है, ओके, वी शैल स्टार्ट। एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड, इट हैज स्टीप स्लोप्स। ठीक है, इसके जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप होते हैं, और इनको भी माउंटेन्स के जैसे यंग और ओल्ड के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज द ओल्डेस्ट प्लेटो। ठीक है, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, दे आर ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या, वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और जो तिब्बत प्लेट्यू है वो हाईएस्ट प्लेट्यू माना गया है वर्ल्ड का। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजफुलनेस ऑफ प्लेट्यूज। सबसे पहले प्लेट्यूज, रिच वैरायटी ऑफ जो मिनरल्स जिसे कहते हैं ना, वो हमें यहाँ प्लेट्यूज एरिया के अंदर मिलता है। जैसे हम इंडिया के अंदर बात करते हैं, जैसे पूरा जो हमारा ईस्टर्न साइड है इंडिया का, वहाँ पे सब सारे मिनरल्स और माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो वहीं पे ही होती है ना। अगर जहाँ पे मिनरल्स होंगे तो वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होगी। माइनिंग एक्टिविटीज़ होने के साथ साथ क्या होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, फिर प्लेट्यूज के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, अफ्रीकन प्लेट्यूज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ठीक है, इंडिया के अंदर जो ह्यूज रिजर्व्स हैं आयरन के, कोल के, मैग्नीशियम, ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर मिलता है। ठीक है, फिर ये सब ठीक है, ये हमने बात की हमारे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब प्लेट्यूज भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। अब आप सोचेंगे कि प्लेट्यूज कैसे अट्रैक्ट करेगा, इसमें कुछ देखने लायक ही नहीं है। नो आइडिया, प्लेट्यूज के अंदर हमें सबसे ज़्यादा वाटरफॉल्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ वाटरफॉल्स के एग्जांपल्स है, जॉग फॉल इन कर्नाटका एंड सुब्रन रेखा फॉल इन कर्नाटका। ठीक है, हुंड्रू फॉल इन छोटा नागपुर प्लेटू। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वाटरफॉल्स। ठीक है, फिर इसके साथ ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है, जो काफ़ी फर्टाइल होती है फॉर ग्रोइंग कॉटन, टोबैको। ठीक है, ये सब चीज़ें, और कॉटन वगैरह ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप इन सब चीज़ों को इकोनॉमी से अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एंड आई होप यू आर क्लियर विथ प्लेटोज ऑल्सो। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेन्स। प्लेन्स अब इन दोनों के ही ऑपोजिट हो जाता है, ये दोनों तो ऊंचे उठे हुए होते हैं। प्लेन्स क्या होता है, एक फ्लैट एरिया। ठीक है, दे आर स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। ये 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते हैं मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल क्या होता है, सी के ऊपर से हम जब मेजर करना स्टार्ट करते हैं हाइट, ठीक है, उसको मीन सी लेवल कहते हैं।
मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स और बाय देयर ट्रिब्यूटरीज। जो रिवर्स जो प्लेन्स होते हैं वो रिवर्स या उनके ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म होते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे होते हैं? अब जैसे कोई रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, माउंटेन से या वैलीज में से, तो क्या करेगी? वो अपने साथ इरोड करती हुई चीज़ों को लेके जाएगी, ठीक है, इरोड करती हुई चीज़ों को लेके जाएगी तो फिर क्या करेगी? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था इरोजन और डिपोजिशन का प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट करेगी, तो इसके कारण क्या होगा? प्लेन्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन प्लेन्स आर फॉर्म्ड। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। प्लेन्स जो होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती हैं, क्योंकि हमने देखा होगा क्योंकि थ्री फोर्थ जो पॉपुलेशन है ना हमारी वर्ल्ड की, वो प्लेन्स पे रहना ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि यहाँ पे these will be usefulness or help how planes help us are, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले यहाँ आपकी कनेक्टिविटी हमें अच्छी मिल जाती है, रोड नेटवर्क्स अच्छे मिल जाते हैं, हम यहाँ पे हमारे घर बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल का नाम सुना होगा आपने, वो सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल जिसको माना गया है वो हमें प्लेन एरियाज पे मिलती है, ठीक है। काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। कल्टीवेशन जो है सबसे अच्छी प्लेन्स पे ही हो सकती है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है प्लेन्स के, वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया, यांगत्से इन चाइना, और एक है इंडो गैंगनेटिक प्लेन, ठीक है, जो काफ़ी हेल्पफुल मतलब जो काफ़ी फर्टाइल प्लेन माना गया है हमारी इंडिया का। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज लैंडफॉर्म एंड द पीपल। दिस इज वेरी वेरी बेसिक कि लैंड को कैसे लैंडफॉर्म पे इंसान रहना पसंद करता है। आप मुझे बताओ आप कैसे लैंडफॉर्म पे रहना पसंद करोगे? ओके, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अगर मुझसे कोई कहे कि कैसे लैंडफॉर्म पे रहना पसंद करोगी, तो आई वुड लाइक टू से कि मैं प्लेन्स पे रहना पसंद करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, नेटवर्क ऑफ रोड्स अच्छे मिलेंगे, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा मिलेगा, मुझे यहाँ पे रहने के लिए घर मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, एक्सेसिबिलिटी मुझे यहाँ पे अच्छी मिलेगी, ठीक है। काफ़ी सारे रीजन है जो मैं प्लेन्स पे रहना पसंद करूँगी। ऑब्वियसली कई लोग होंगे जिनको माउंटेन्स पे जाके रहना पसंद करेंगे, जो काफ़ी नेचर के क्लोज रहना चाहते हैं, वो प्लेन्स पे माउंटेन्स पे जाके रहना पसंद करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? लैंड पे प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है, तो इस प्रेशर के कारण क्या हो रहा है? काफ़ी नेचुरल कैलामिटीज जो है ना आजकल आ रही है, जैसे अर्थक्वेक, कितने ज़्यादा अर्थक्वेक हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फ्लड्स, काफ़ी जगह पे फ्लड्स आ जाते हैं, है ना, जैसे केरला फ्लड, दैट वाज सो गॉड, बहुत खतरनाक था वो, ठीक है। फिर और भी काफ़ी सारे फ्लड्स आती हैं, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, ड्राउट हमें देखने को मिल जाता है, जैसे राजस्थान बिल्कुल बारिश नहीं होती है। एवरी ईयर राजस्थान फेस ड्राउट, ओके। फिर ड्राउट की साइक्लोन्स, सुनामी, ये सब चीज़ें जो हैं आजकल कॉमन हो चुकी हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इंसान जो है काफ़ी नेचर के पास में रहना पसंद कर रहा है आजकल, ठीक है। जैसे अभी ये पैंडेमिक आ रखा है कोविड-19, ठीक है। दिस इज़ लिटरली कॉजिंग वेरी हार्श टू आवर कंट्री, ओके, आवर वर्ल्ड, ओके। तो इस सब चीज़ों से क्या, अब इंसान इतना तरक्की कर चुका है, तो वो अपने दिमाग लगा के, अपने माइंड को यूज़ करके लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला सकता है कि भैया हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। इसीलिए नेचुरल कैलामिटी जो है सबसे ज़्यादा हो रही है हमारी अर्थ पे, लैंड पे, ठीक है। फिर ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ वगैरह, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अब इसके साथ ही क्या हो रहा है, जैसे लैंड और वाटर पे भी काफ़ी अफेक्ट पड़ रहा है। अब लैंड और वाटर पे कैसे अफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हमारे लैंड को ख़राब कर रहा है या पानी को ख़राब कर रहा है? अब देखिए, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो उसका वेस्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो अपना वेस्ट पानी के अंदर ही छोड़ देती हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो फ्रेश वाटर है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके वाटर की डिमांड या लैंड की डिमांड उतनी ज़्यादा रहेगी। तो वैसे लैंड पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और प्रेशर क्रिएट होने से काफ़ी नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं वो होने लगी है हमारी अर्थ पे। तो
क्योंकि नेचर हमारा, और काफ़ी ज़्यादा नेचर को गंदा करने लग गए हैं लोग, ठीक है? तो क्योंकि नेचर जो है गॉड ऑफ गिफ्ट ऑफ गॉड है, तो हमें उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अगर हम इनको अभी अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन इसको नहीं अच्छे से देख पाएगी या अच्छे से नहीं यूज़ कर पाएगी। अगर हम अभी पानी का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी आने वाली जनरेशन इस सब चीज़ों को नहीं यूज़ कर पाएंगे। लैंड, अगर हम हर जगह इंडस्ट्रीज क्रिएट करते जाएंगे या हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हम लैंड पे गिराते जाएंगे, तो लैंड क्या होगी, खराब होती जाएगी, नॉन यूजेबल हो जाएगी हमारे लिए, घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसलिए जितनी भी चीज़ें होती है ना, हमें उसको सस्टेनेबली यूज़